हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारी डेली क्लासेस यहाँ पर होती है, रिवीजन क्लासेस रात के 9 बजे। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बूस्टअप करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? हम ऑप्शन देखते हैं। इन चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा? तो ए ऑप्शन है, वर्ग अपने प्रतिरोधी हितों से जागरूक होता है। बी ऑप्शन है, वर्ग संगठित होता है। सी ऑप्शन है, वर्ग बेहतर मजदूरी के संबंध में अपने आर्थिक हितों से जागरूक होता है। डी ऑप्शन है, वर्ग व्यवस्था को बदलने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका से जागरूक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए सारे लोग। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है। जो कार्ल मार्क्स हैं उनके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ग चेतना। ठीक है। इसकी जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये विशेषता पूछ रहा है वर्ग चेतना का। तो वर्ग चेतना की कौन सी व्यवस्था नहीं है विशेषता? वर्ग चेतना की ये वर्ग व्यवस्था को बदलने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका से जागरूक हो जाता है। ठीक है। यह वर्ग चेतना की विशेषता नहीं है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग सपोर्ट भी करें, क्योंकि आपके सपोर्ट करने से जो है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और भी अच्छी सीरीज लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात परेटो की तार्किक क्रिया की परिभाषा को सही बयान करती है? हम ऑप्शन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो ए ऑप्शन है, वे क्रियाएं जो भावनाओं से संचालित होती हैं। बी ऑप्शन है, वो क्रियाएं जिनमें साध्य और लक्ष्य जो है वो स्वनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों से संबंधित होती हैं। सी ऑप्शन है, वे क्रियाएं जिनमें साध्य और लक्ष्य जो हैं वो किससे संबंधित होती है? वस्तुनिष्ठता से। और डी ऑप्शन क्या है? वो क्रियाएं जिनमें साध्य लक्ष्य यद्यपि वस्तुनिष्ठता से तो संबंधित होते ही हैं, परंतु स्वनिष्ठता की व्याख्या से भिन्नता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परेटो द्वारा जो तार्किक क्रिया की परिभाषा दी गई है उसका सही बयान यह माना जाएगा इन चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन। ठीक है। जो परेटो की तार्किक क्रिया है वह वो क्रियाएं हैं जिनमें साध्य और लक्ष्य जो हैं वो वस्तुनिष्ठता से संबंधित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ये सारे ही क्वेश्चन यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, एनटीए, नेट, जेआरएफ सारे ही एग्ज़ाम्स में आपको देखने को अवश्य ही मिलेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जो सीरीज है हमारे क्वेश्चन के, वो सारे ही सीरीज जो है सिलेबस वाइज है। ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दुर्खिम के विचार में कुल प्रतीकवाद किस बात का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है पशु पूजा, बी ऑप्शन है गोत्र, सी ऑप्शन है बहुत ही सरल धर्म, डी ऑप्शन है आदिवासी पहचान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो ये कुल प्रतीकवाद है इसका क्या प्रतीक होता है? इसका प्रतीक है गोत्र। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या राइट आंसर होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में ऐसा कौन सा तत्व पूर्व से भिन्न था जिसके कारण वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम चारों ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है धार्मिक नैतिकता, बी ऑप्शन है तकनीक, सी ऑप्शन है तर्कशीलता, डी ऑप्शन है विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, इनके अकॉर्डिंग जो है पश्चिम में ऐसा कौन सा तत्व पूर्व से भिन्न था जिसके कारण पूंजीवाद का विकास हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, धार्मिक नैतिकता। ठीक है। पश्चिम में धार्मिक नैतिकता से संबंधित जो है
कुछ ऐसे नियम थे जिसके कारण जो है पश्चिम में पूंजीवाद का ज़्यादा विकास हुआ पूर्व की अपेक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और वेबर महोदय ने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म का जो है अध्ययन करके ये जाना कि जो है प्रोटेस्टेंट धर्म में पूंजीवाद का अधिक विकास या पूंजीवाद का अधिक जो है लगाव क्यों है। क्योंकि उन्होंने देखा कि जो कैथोलिक हैं ये जो है डेली प्रार्थना करने चर्च जाते हैं, और जो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे ये लोग केवल सप्ताह में 1 डे संडे को वो लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से प्रार्थनाओं के लिए जाते थे। तो वेबर ने जब यह देखा और उन्होंने इसका अध्ययन किया तो जाना कि जो है जो पूंजीवाद है यह जो है धार्मिक नैतिकता का भी एक अहम रोल है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 5 क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में लाभ के दर कम होने की आशंका रहती है क्योंकि। ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रिपीटेटिव आ भी जा रहा है तो आप उसे सॉल्व करें, बल्कि ना कि उससे जो है आपको कोई इशू हो, आप उसे सॉल्व करते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर ए है वस्तुओं की मांग में कमी आती है। बी ऑप्शन है वस्तुओं के उत्पादन में कमी आती है। सी ऑप्शन है वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। डी ऑप्शन है पूंजीपति और कामगार के मध्य संघर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कार्ल मार्क्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो है पूंजीवाद में लाभ की दर की कम होने की आशंका कब रहती है? जब वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होता है। ठीक है। जब ज़्यादा वस्तुएं हो जाती हैं तो उसका जो है लाभ में दर कम हो जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा उत्पादन रहता है तो वो आप मार्केट में देखेंगे कि उसमें वो जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं, और इसलिए जो है यहाँ पे क्या लिखा है? लाभ का दर कम होने की आशंका रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से मीड के विचार से स्व के हिस्से से हैं? ऑप्शन हम देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है हम और वह। बी ऑप्शन है मैं और वह। सी ऑप्शन है मैं और मुझे। डी ऑप्शन है मुझे और हम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। तो जो मीड के विचार में जो स्व के हिस्से हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं और मुझे। ठीक है। यह जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भूमिका संघर्ष का उदाहरण है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है कार्यरत माँ। बी ऑप्शन है कार्यरत पिता। सी ऑप्शन है पुजारी जो साम्यवादी नेता है। डी ऑप्शन है पति जो बदमाश है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भूमिका संघर्ष है इसका उदाहरण क्या होता है? कार्यरत माँ। ठीक है। जो कार्यरत माँ है अर्थात जो कामकाजी माएँ हैं जो घर का भी काम करती हैं और साथ में जो है अपना ऑफिस का वर्क भी करती हैं, और साथ में अगर उनके पास कोई बच्चा है तो उसका भी उनको देखभाल करना पड़ता है पालन पोषण के लिए। तो वह जो है उनका जो भूमिका होती है रोल, वह जो है एक भूमिका संघर्ष का उदाहरण हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कार्यरत जो माँ होती हैं उनके पास घरेलू काम, ऑफिस के काम और साथ ही साथ उनका एक जो शिशु होगा या बच्चा होगा उसके भी उनको देखभाल करना रहता है। तो इसलिए उसमें जो है एक रोल कॉन्फ्लिक्ट जैसे मामले आपको देखने को मिल सकता है। एक जो है एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है कि वो जो है हमेशा संघर्षरत रहेंगी अपनी भूमिका निभाने में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड। तो
क्वेश्चन नंबर 8 है आंकड़ों का वितरण समरूप होता है जब कब। ए ऑप्शन है माध्य मूल्य बहुलक के मूल्य के बराबर होता है। बी ऑप्शन है माध्य मूल्य माध्यिका के मूल्य के बराबर होता है। सी ऑप्शन है माध्यिका मूल्य बहुलक मूल्य के बराबर होता है। डी ऑप्शन है माध्य माध्यिका और बहुलक मूल्य एक बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो आंकड़े हैं उनका वितरण का समरूप कब होता है, जब माध्य माध्यिका और बहुलक मूल्य क्या होते हैं, एक बराबर। जब तीनों का ही मूल्य एक बराबर होता है तब हम उसे जो है आंकड़ों का वितरण का समरूप कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले के और बाद के अवलोकन किससे जुड़े हुए अध्ययनों में किए जाते हैं। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है समन्वयी डिजाइन, बी ऑप्शन है प्रायोगिक डिजाइन, सी ऑप्शन है विवरणात्मक डिजाइन, डी ऑप्शन है परस्पर सांस्कृतिक डिजाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रायोगिक डिजाइन। ठीक है, पहले और बाद में जो अवलोकन से जुड़े हुए रिसर्च हैं यह जो है क्या कहलाता है, प्रायोगिक डिजाइन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है एडवर्ड लिंडमैन, बी ऑप्शन है एन एंडरसन, सी ऑप्शन है WF वाइट, डी ऑप्शन है पॉल क्रेसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड लिंडमैन। ठीक है, एडवर्ड लिंडमैन है, इन्होंने जो है सहभागी और असहभागी दोनों ही कॉन्सेप्ट को प्रारंभ किया है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसर्च टॉपिक से, आप लोग इसे या तो कहीं लिख लीजिए या तो फिर इसे अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमारी सीरीज जो है उन लोगों के लिए भी ज़्यादा लाभदायक होगा जिनको जो कहीं पे कार्यरत हैं। ठीक है, और वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो जो है हेडफोन लगाकर भी अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे लोग इसे जो है शेयर अवश्य कर दें, जिन्हें आवश्यकता होगी वो इसे जो है मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिकल्पना में उपयोग नहीं की जाती है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है अवधारणात्मक स्पष्टता, बी ऑप्शन है अनुभवाश्रित सत्यापन, सी ऑप्शन है सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की कमी, डी ऑप्शन है विशिष्टता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिकल्पना में उपयोग नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जो हाइपोथेसिस है इसमें जो है कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो यूज नहीं की जाती है। तो अवधारणात्मक स्पष्टता, अनुभवाश्रित सत्यापन और विशिष्टता, ये तीनों ही हाइपोथेसिस की क्या है, विशेषता। लेकिन जो सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की कमी है यह परिकल्पना की विशेषता में उपयोग नहीं की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, गतिमान औसत की गणना किसके द्वारा उपयोग की जाती है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है माध्यिका, बी ऑप्शन है माध्य, सी ऑप्शन है बहुलक, डी ऑप्शन है माध्य और माध्यिका दोनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन माध्य। ठीक है, गतिमान औसत की गणना जो है की जाती है माध्य के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में बहुलक को किस रूप में समझा जा सकता है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है न्यूनतम प्रायिक मूल्य, बी ऑप्शन है मध्य मूल्य, सी ऑप्शन है सर्वाधिक प्रायिक मूल्य, डी ऑप्शन है कुल प्रायिकता में से अधिकांश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक प्रायिक मूल्य। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति है इसमें जो है बहुलक को समझा जाता है किससे,
सर्वाधिक प्रायिक मूल्य के बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, श्रमिक संघों को हम कैसे संबोधित करेंगे। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है व्यवसायिक समूह के रूप में, बी ऑप्शन है एक दबाव समूह के रूप में, सी ऑप्शन है एक सहकारी समूह के रूप में, डी ऑप्शन है एक पारिवारिक समूह के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जो श्रमिक संघ है इसे हम संबोधित करते हैं एक दबाव समूह के रूप में। ठीक है, तो दबाव समूह का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, पीटर ओडम महोदय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। श्रमिक संघों को एक दबाव समूह के रूप में हम देखते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, परेटो के, ये परेटो, ठीक है, परेटो के लिए कल्पित वे हैं जो। ऑप्शन हम देखते हैं। ए प्रथा को मानने वाले, बी नवीन प्रक्रिया की कमी, सी गैर अभिजात वर्ग बनना, डी ऑप्शन है खतरे उठाना। तो परेटो के अकॉर्डिंग, विल्फ्रेड जो परेटो हैं उनके अकॉर्डिंग जो कल्पित कौन होते हैं, वे हैं जो खतरे उठाते हैं, जो रिस्क लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया बोध शब्द का चित्रण किया। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हर्बर्ट ब्लूमर, बी ऑप्शन है इरविंग गॉफमैन, सी ऑप्शन है एडमंड हर्शल, डी ऑप्शन है मैनफोर्ड कुंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया बोध शब्द का चित्रण किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर महोदय। तो जो हर्बर्ट ब्लूमर महोदय हैं इन्होंने जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया बोध शब्द का चित्रण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मुक्त का बाजार कारोबार, बी ऑप्शन है लाभ का अधिकतमीकरण, सी ऑप्शन है मुक्त श्रम, डी ऑप्शन है निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पूंजीवाद की विशेषता कौन सी नहीं है, तो यह विशेषता निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व। ठीक है, यह जो है पूंजीवाद की विशेषता नहीं होती है। पूंजीवाद में जो है निजी क्षेत्रों पर प्रभुत्व रहता है, लेकिन यहाँ पर आ गया सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व। तो सार्वजनिक क्षेत्रों पर प्रभुत्व जो है पूंजीवाद की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, रेडक्लिफ ब्राउन यूफोरिया शब्द जैसे निर्मित शब्द को चित्रित किया है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है एक संतुलन के रूप में, बी ऑप्शन है एक आक्रम के रूप में, सी ऑप्शन है एक सामाजिक कल्याण के रूप में, डी ऑप्शन है एक सामाजिक उम्र के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो रेडक्लिफ ब्राउन है इन्होंने यूफोरिया नामक जो है शब्द को विकसित किया है, किसके लिए, एक सामाजिक कल्याण के रूप में। ठीक है, तो यूफोरिया का क्या अर्थ होता है, यूफोरिया का अर्थ होता है एक सामाजिक कल्याण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग सपोर्ट अवश्य करें हमें, इससे जो है हम मोटिवेट होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, समाज की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए सामाजिक संरचना की अवधारणा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो समाज की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए जो सामाजिक संरचना है यह कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम उपयोग किया था इमानुएल दुर्खाइम महोदय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन हमारा
यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो इनका जो सामाजिक सोशल फैक्ट है, इसी को एकत्र करके इन्होंने जो है सामाजिक संरचना का अवधारणा दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेबर की वस्तुहीन विधि का उद्देश्य है। तो ये जो वस्तुहीन है यह एक जर्मनी शब्द है। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, मैक्स वेबर महोदय ने। ठीक है, मैक्स वेबर महोदय ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिया है, तो कार्ल मार्क्स ने आदर्श प्रारूप, ठीक है, और वस्तुहीन विधि, दो कॉन्सेप्ट हो गया, एक ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, उन्होंने सत्ता के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है, सत्ता के प्रकार, इसके अलावा उन्होंने सामाजिक क्रिया। ठीक है, आप लोग लिखते जाइएगा या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। ठीक है, और नौकरशाही तो आपका हो ही गया। ठीक है, नौकरशाही के अधिक्रम, विशेषता। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर ने दिया है। और साथ ही साथ इन्होंने जो है इनका मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट है, क्या है, पूंजीवाद। ठीक है, और पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट जो धर्म है इसके बारे में इन्होंने जोड़ के इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इन्होंने कितने धर्मों का अध्ययन किया है, 6 धर्म, प्रमुख धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया है। तो इनका जो है समाज में इन्होंने व्यापक कॉन्सेप्ट दिया है सामाजिक विज्ञान में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारे ही कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है व्यक्तियों के कृत्यों को स्पष्ट करना, बी ऑप्शन है कृत्यों के कारणों की पहचान, सी ऑप्शन है कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ, डी ऑप्शन है कृत्यों के जरिए संबंधों की कार्य कारण समझ विकसित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो वेबर ने वस्तुहीन विधि दिया है, इसका उद्देश्य कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ विकसित करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित विचारों को पढ़ते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि कौन विचार संस्कृतिकरण को संकेत करता है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है ऊंची परिस्थिति बनाने का दावा करना, बी ऑप्शन है ऊंची जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करना, सी ऑप्शन है नए कर्मकांड एवं प्रथाओं का अनुकूलन करना, डी ऑप्शन है समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता का होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, जो संस्कृतिकरण है यह संकेत करता है समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता का होना। ठीक है, और संस्कृतिकरण कॉन्सेप्ट किसने दिया है, एम.एन. श्रीनिवासन ने। इन्होंने किस विलेज का अध्ययन किया है, रामपुरा का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसने लघु प्रथा तथा महान प्रथा की अवधारणा को दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए है मैकिम मैरियट, बी ऑप्शन है मिल्टन सिंगर, सी ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, डी ऑप्शन है लुइस डूमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, जो रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय हैं इन्होंने जो है लघु प्रथा तथा महान प्रथा कॉन्सेप्ट दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 है ये। ए ऑप्शन है टी पार्सन्स परिवर्तनीय प्रतिमान, इन्होंने दिया है। ठीक है, बी मेलानोव्स्की उद्विकासयिकता, ये बताइए आप लोग ये दिए हैं कि नहीं, उद्विकासवाद के किसने दिया है,
इसमें हर्बर्ट स्पेंसर होना चाहिए, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास प्रबल जाति, आर.के. मर्टन मध्यम रेंज थ्योरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टी पार्सन्स, ये परिवर्तनीय प्रतिमान इन्होंने दिया है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रबल जाति या प्रभुत्व जाति का कॉन्सेप्ट दिया है। आर.के. मर्टन ने मध्यम रेंज सिद्धांत मतलब कि मिडिल रेंज थ्योरी कॉन्सेप्ट दिया है। लेकिन जो बी मेलिनोवस्की हैं ये जो है राइट मेल नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है? सही मेल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है इरावती कर्वे, बी ऑप्शन है एस.सी. दुबे, सी ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, डी ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर करेक्ट होगा के.एम. कपाड़िया, ठीक है। के.एम. कपाड़िया महोदय ने जो है भारतीय परिवार पर अध्ययन किया है, ठीक है। और इस अध्ययन के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। तो इन चारों ने ही जो है परिवार पर अध्ययन किया है, लेकिन जो भारतीय परिवार पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है कि कौन? के.एम. कपाड़िया। इनकी बुक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ठीक है। 1953 में ये बुक लिखी गई थी और इसी बुक में इन्होंने बताया था कि भारत के परिवार जो है कैसा परिवार है? एक संयुक्त परिवार, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ये, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ठीक है। तो ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा? के.एम. कपाड़िया द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्न में से कौन समाजशास्त्रीय अवधारणा सामाजिक असमानता से बहुत निकट से संबंधित है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है सामाजिक स्तरण, सी ऑप्शन है सामाजिक विभेदीकरण, सी ऑप्शन है सामाजिक गत्यात्मक, डी ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण। तो आप जो है ऑप्शन देख के ही इसमें चूज कर सकती हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह समाजशास्त्रीय कॉन्सेप्ट में जो सामाजिक असमानता से बहुत निकट संबंधित है। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्तरण, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। यही जो कॉन्सेप्ट है यह जो है सामाजिक असमानता से बहुत ही ज़्यादा निकट है, यह संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? संस्कृति एवं व्यक्तित्व को भारतीय संदर्भ में समझने के लिए किसने अपने दृष्टिकोण को मार्क्सोलॉजी नाम दिया? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, बी ऑप्शन है जी.एस. घुर्रे, सी ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, डी ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संस्कृति एवं व्यक्तित्व को भारतीय संदर्भ में समझने के लिए मार्क्सोलॉजी नाम दिया है किसने? डी.पी. मुखर्जी ने, ठीक है। डी.पी. मुखर्जी जो है खुद को मार्क्सोलॉजी नाम दिया है। तो क्वेश्चन नंबर, इनका दृष्टिकोण क्या था? मार्क्सोलॉजी, किसका? कौन से थिंकर? डी.पी. मुखर्जी को, ठीक है। तो भारतीय संदर्भ को समझने के लिए, भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, समाज के विकास में निम्न चरणों का समावेश है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है पूंजीवाद, सी ऑप्शन है जनजातीय, और ये दूसरा है जनजातीय, तीसरा है पुरातन, चौथा है सामंत शाही। तो इसे हमें लगाना है सही अनुक्रम में। तो हम ऑप्शन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही कालानुक्रमिक कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजों का अनुक्रम है? तो इन चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसे लगाना है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला तो यहाँ पे जनजातीय ही जनजातीय तो समाज के विकास में सबसे पहला चरण क्या होता है? जनजातीय। ठीक है, पहले हम लोग शिकारी टाइप में थे। ठीक है, शिकार करते थे जंगलों में और रहते थे। इसके बाद हमारा आ जाएगा ये पुरातन का। ठीक है, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं चीज़ें। ये पत्थर युग एक तरह से। ठीक है, पुरातन पत्थरों से फिर हम आग जलाना सीखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग सामंतशाही। सामंतशाही क्या है? मतलब खेती किसानी वाला कार्य। ठीक है, एक तरह से सामंतवाद जिसे कहा जाता है, तो इसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सामंतशाही खेतों और ज़मीनों पे कार्य करने लगे, हल वगैरह हमने विकसित कर लिया है। इसके बाद पूंजीवाद। तो इस तरह लगाने से इसका ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। पहले इसका जनजातीय, फिर पुरातन, इसके बाद सामंतशाही, इसके बाद आएगा पूंजीवाद। 2 3 4 1 हमारा ऑप्शन 2 3 4 1। तो ये कट ही जाएगा क्योंकि दूसरा इसमें सही है ही नहीं ऑप्शन में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन या उत्पादन प्रणाली के परिवर्तन के लिए सामाजिक आर्थिक प्रणाली में बदलाव होता है। तो कार्ल मार्क्स ने इस दृष्टि से मानव इतिहास के 5 भागों को विभाजित किया है। आदिम समाज, फिर एशियाई समाज, इसके बाद सामंत समाज, पूंजीवाद, फिर समाजवाद अथवा साम्यवाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और एक प्रश्न हमारा यहाँ से तैयार होगा कि कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। ठीक है, आदिम समाज, एशियाई समाज, सामंत समाज, पूंजीवाद, समाजवाद अथवा साम्यवाद। ठीक है, आप लोग इसे जो है स्क्रीन शॉट करके रख लीजिए और कहीं पर नोट्स बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न 2 कथनों में एक अभिकथन है तथा दूसरा तर्क है। अभिकथन ए गैमिनसॉफ्ट और समाज का आधार अंतरंग संबंध। ठीक है, दूसरा है तर्क बी, ऐसे समाजों का आधार प्राथमिक समूह संबंधों का जाल होता है। ठीक है, तो ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है और बहुत ही इजी से आपका जो है हो जाएगा कि ये जो अभिकथन है यह क्या कह रहा है? जो गैमिनसॉफ्ट है इसका आधार क्या होता है? अंतरंग संबंध, मतलब बहुत ही ज़्यादा निकटता के संबंध। तो गैमिनसॉफ्ट है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समुदाय। ठीक है, तो ये जो गैमिनसॉफ्ट है इसका जो है कैसे संबंध होते हैं? समुदाय के अंतरंग संबंध, मतलब एकदम आपसी संबंध जुड़े हुए, बहुत ही प्राथमिक। और ऐसे समाजों का आधार प्राथमिक समूह संबंधों का जाल होता है। तो जैसे क्योंकि लगा के अगर हम सॉल्व करते हैं तब भी ये हमारा सॉल्व हो जा रहा है और हमने एक ही लाइन में इसे जो है एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये दोनों ही कथन सही है और इसका जो है स्पष्टीकरण भी व्याख्या कर रहा है। तो इस तरह से हमारा चारों ऑप्शन में से ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? आदर्श प्रारूप वेबर के अनुसार है। क्या है? ए ऑप्शन है औसत, दूसरा ऑप्शन है वास्तविकता का मूर्त विवरण, सी ऑप्शन तीसरा है अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर आमूर्त रूप में देखना, चौथा एक समूह के लोगों की विशेषता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हम निम्न में से सही चुनना है। ए ऑप्शन है 1 2 3 सही नहीं है किंतु 4 सही है। बी ऑप्शन 1 2 4 सही किंतु 3 सही है। सी ऑप्शन 1 2 3 सही है किंतु 4 सही नहीं है। डी ऑप्शन है 1 2 4 सही किंतु 3 सही नहीं है। तो हमें जो है आदर्श प्रारूप के बारे में ही जानना ही जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो आदर्श प्रारूप के अकॉर्डिंग क्या होता है? वेबर के अकॉर्डिंग तो आदर्श प्रारूप होता है क्या? ये औसत, ये तो बिल्कुल गलत ही है। वास्तविकता का मूर्त विवरण, ये भी गलत है।
अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर आमूर्त देना ये भी आदर्श प्रारूप का मतलब नहीं होता। तो आदर्श प्रारूप का सही अर्थ क्या है? एक समूह के लोगों की विशेषता ही जो है आदर्श प्रारूप वेबर के अकॉर्डिंग कहलाती है। ठीक है, एक तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तीनों तो गलत हो गया है, तो फोर्थ सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ए। ठीक है, ए ऑप्शन फोर्थ वाला। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? लेवी स्ट्रॉस के और रेडक्लिफ ब्राउन के मध्य संरचना की अवधारणा को लेकर विवाद है और वो निम्न में से हैं। चारों ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है अनुभाविक वास्तविकता, बी ऑप्शन है संबंधों का समुच्चय, सी ऑप्शन है भूमिकाओं की समष्टि, डी ऑप्शन है परिस्थितियों का स्वरूप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुभाविक वास्तविकता। ठीक है, तो जो लेवी स्ट्रॉस हैं महोदय और रेडक्लिफ ब्राउन है, इनके मध्य जो है संरचना को लेकर एक विवाद है। ठीक है, संरचना को लेकर इन्होंने एक विवाद कर लिया है और वह विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? अनुभाविक वास्तविकता को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत शास्त्रीय समाज को द्विमुखी मानता है जिसमें संघर्ष और सहमति दोनों परिलक्षित होते हैं? ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए है मेलिनोव्स्की, बी ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, सी ऑप्शन है मर्टन, डी ऑप्शन है डरेनडार्फ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन चारों में से जो है ऐसे एक थिंकर हैं जिन्होंने जो है समाज को द्विमुखी माना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डरेनडार्फ महोदय। ठीक है, डरेनडार्फ महोदय जो है समाज के लिए सत्ता और शक्ति दोनों की इन्होंने बात की है। ठीक है, और ये दोनों ही दोमुखी हैं। ठीक है, और उसी तरह जिसमें संघर्ष और सहमति दोनों परिलक्षित होते हैं। तो इसलिए जो है डरेनडार्फ को समाज को क्या मानते हैं? एक द्विमुखी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है? दुर्खाइम महोदय से। श्रम विभाजन कॉन्सेप्ट किसने दिया है? दुर्खाइम ने। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। निम्न में से कौन सा तत्व श्रम के विभाजन की सावयवी सामाजिक एकता का हिस्सा नहीं है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है सामूहिक चेतना का कम होता दायरा, बी ऑप्शन है क्षतिपूरक कानून, सी ऑप्शन है जनसंख्या का कम घनत्व, डी ऑप्शन है संरचनात्मक विभेदीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जनसंख्या का कम घनत्व जो है सामाजिक श्रम विभाजन के सामाजिक एकता का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 20वीं शताब्दी में क्लासिकी प्रथा के समाजशास्त्री एक वाद विवाद में मार्क्स के भूत के साथ सम्मिलित हुए। इनमें से किसने यह स्वीकार किया? हम ऑप्शन देखते हैं। तो मार्क्स के भूत किसे कहा जाता है? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट करना है। आप इसी की टर्म से इसे एलिमिनेट करके बताइए आप लोग क्या राइट आंसर होगा। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, बी ऑप्शन है रेमोंड एरॉन, सी ऑप्शन है इरविंग जेटलिन, डी ऑप्शन है जोनाथन टर्नर। तो इसका राइट आंसर होगा एंथनी गिडेंस महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? ब्लूमर का जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, इस सिद्धांत के अनुसार मूर्त जैसे शब्द का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है चीज़ों में सहज, बी ऑप्शन है संस्कृति उपस्थिति, सी ऑप्शन है व्याख्यात्मक प्रक्रिया के आधार पर वस्तुओं को हल करने के लिए आना, डी ऑप्शन है कार्य खत्म होने के पहले ही कर्ता द्वारा अर्थ देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ब्लूमर का जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, इस सिद्धांत के अनुसार जो मूर्त शब्द है इसका अर्थ होता है व्याख्यात्मक प्रक्रिया के आधार पर वस्तुओं को हल करने के लिए आना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, निम्नलिखित में से वह शब्द पहचानिए जो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय अवधारणा का उपयोग नहीं किया है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है मूल्य संबंधता, सी ऑप्शन है मूल्य तटस्थता, बी ऑप्शन है मूल्य योग्य, डी ऑप्शन है मूल्य दिशा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो समाजशास्त्रीय कॉन्सेप्ट में जो है मैक्स वेबर ने कौन कौन सी कॉन्सेप्ट का यूज किया है? मूल्य संबंधता, मूल्य तटस्थता और मूल्य दिशा, इन तीनों का ही उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट का यूज किया है। लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट का नहीं किया है? मूल योग का। जो ये मूल योग है, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? राधा कमल मुखर्जी महोदय ने। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? किस मूल योग का प्रयोग मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय अवधारणा में उपयोग नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन प्रदत्त परिस्थिति है? ये प्रदत्त है। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है सिपाही, सी ऑप्शन है पति, ए ऑप्शन है पुजारी, डी ऑप्शन है बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रदत्त जो परिस्थिति है यह होता है डी, बेटा का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परिस्थिति होती हैं दो प्रकार की, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। तो लेकिन ये जो बेटा है यह जो है प्रदत्त परिस्थिति है। ठीक है, जबकि सिपाही, पति, पुजारी ये तीनों ही अर्जित परिस्थिति है, क्योंकि जब शादी करते हैं तो पति बन जाता है। ठीक है, सिपाही भी अर्जित है और पुजारी भी अर्जित है। ठीक है, क्योंकि पुजारी और भी कोई कार्य कर सकता है अगर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को करेक्ट बताया गया है बुक्स में, और एक तरह से ये सही भी है, राइट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर जो है राइट दिए होते हैं, लेकिन तब भी जो है हमें कन्फ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि लेकिन कभी कभी हम उसे जो है बार बार सॉल्व करते हैं और उसे जो है एलिमिनेट करके देखते हैं तो वो क्वेश्चन सही हो जाता है। और कभी ऐसे भी हमारे सोशियोलॉजी में ऐसे भी मतलब कुछ तर्क या किसी भी सब्जेक्ट में देखते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट होता है जिसमें हमेशा विवाद हो जाता है। ठीक है, जैसे यूपीएससी वगैरह या पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम में हमेशा जो है एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको लेकर विवाद बना ही रहता है। तो आपको जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे ही जो विवादात्मक होगा। ठीक है, तो उससे हमें डरना नहीं है, हमें अपनी तैयारी करते रहना है। ठीक है, और उसको फिर जस्टिफाई कर देते हैं सबको बराबर नंबर देके। ठीक है, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है और हम लोग अगर कोई प्रूफ दिखाते हैं तो वो जस्टिफाई हो जाता है सबको बराबर नंबर देके। तो इससे हमें डरना नहीं है और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से बूस्टअप करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है चर्च सेवा, बी ऑप्शन है विवाह, सी ऑप्शन है दहेज प्रथा, डी ऑप्शन है जुलूस। तो सामाजिक संस्था का उदाहरण कौन सा नहीं है? ठीक है, तो सामाजिक संस्था इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दहेज प्रथा। ठीक है, ये कोई सामाजिक संस्था नहीं है। ठीक है, ये दहेज प्रथा जो है एक तरह से समाज में बुराई है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति जो है एक दूसरे को मतलब अपने को ऊंचा दिखाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, और उसे देखकर जो है अन्य लोग जो गरीब हैं या फिर जिनके पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी जो है लोन लेकर या इधर उधर से करके अपनी ज़िंदगी को तबाह करती हैं खुद को ऊंचा दिखाने के लिए। तो ये दहेज प्रथा, और दहेज प्रथा के लिए कितना मारपीट और आत्महत्या जैसी चीज़ें और भी चीज़ें आपको देखने की मिलती है। ये जो है हम लोगों को, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब दहेज के लिए बहुत मारपीट या हत्याएं होते हम लोग सुनते थे, लेकिन अब तो ये कम हो गया। बल्कि इसे कम क्या, इसे ये जो है एक दूसरे फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, अब समाज में है, अभी भी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है दहेज प्रथा? फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषताओं को पहचानिए। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें समुदाय को पहचानना है।
विशेषता पहचानना। ए ऑप्शन है सामूहिक जीवन, बी ऑप्शन है ऐच्छिक सदस्यता, सी ऑप्शन है अस्थायी सदस्यता, डी ऑप्शन है निश्चित उद्देश्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो समुदाय की विशेषता है यह होता है सामूहिक जीवन। ठीक है, जो सामूहिक जीवन है यह जो है समुदाय की विशेषता है, जबकि ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी सदस्यता और निश्चित उद्देश्य ये समिति की विशेषता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा हम समुदाय के बारे में जानते हैं कि समुदाय किसे कहा जाता है। ठीक है, सामूहिक जीवन जो है समुदायों की विशेषता में शामिल है। समुदाय का तात्पर्य है भूभाग की ऐसी इकाई जिसमें जनसंख्या का निवास हो, जिसके पास सामान्य विशिष्ट संस्थाएं हों, जिनके माध्यम से सामान्य जीवन संभव है, और समुदाय के प्रमुख आधारभूत तत्व हैं। समुदाय के प्रमुख आधारभूत क्या हैं? पहला है निश्चित भूभाग, दूसरा है सामुदायिक भावना, तीसरा है सामान्य जीवन, चौथा है नियमों का एक सामान्य व्यवस्था। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लें, ये पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? किस प्रकार से सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ बदलाव को समझा जा सकता है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मूल्यों में परिवर्तन, बी ऑप्शन है मूल्यों में व्यवस्था में परिवर्तन, सी ऑप्शन है व्यवस्था का बदलाव, डी ऑप्शन है राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन व्यवस्था का बदलाव जो है सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ बदलाव को समझा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गाइज आप लोग सपोर्ट करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा खुली स्तरीकरण व्यवस्था का संकेत है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है जातिकता, बी ऑप्शन है जाति, सी ऑप्शन है वर्ग, डी ऑप्शन है धर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो खुली स्तरीकरण व्यवस्था है यह किसका संकेत है? वर्ग का। ठीक है, वर्ग जो है स्ट्रेटिफिकेशन का जो है वर्ग में जो है हम पाते हैं खुली अर्थव्यवस्था, खुला वर्ग। ठीक है, तो जो वर्ग है इसमें हम ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे भी चाहें हम जा सकते हैं। ठीक है, वर्ग व्यवस्था जो है एक खुला स्तरीकरण व्यवस्था का संकेत माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्व को चिन्हित करें। ठीक है, तो जो भौतिक संस्कृति होती है, संस्कृति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी? भौतिक और अभौतिक। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भौतिक संस्कृति है इसके प्रमुख तत्व को चिन्हित करना है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है धर्म एवं नैतिकता, बी ऑप्शन है विज्ञान एवं तकनीक, सी ऑप्शन है प्रथाएं एवं परंपरा, डी ऑप्शन है जन रीतियाँ। तो इसका राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो भौतिक जो संस्कृति है इसका प्रमुख तत्व होता है विज्ञान एवं तकनीक। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है प्रथाएं, बी ऑप्शन है विचारधारा, सी ऑप्शन है सामूहिक अनुभव, डी ऑप्शन है रूढ़ियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो संस्थाएं हैं इसके विकास का पहला चरण क्या माना जाता है? विचारधारा। ठीक है, विचारधारा जो है संस्थाओं का पहला चरण है। फिर और जो है एक बात और, जो हमारा कर्म से रिलेटेड अगर हम मानते हैं कि कर्म हमारा क्या है, कि पहला जो है कर्म हमारा विचार ही होता है। ठीक है, आप लोग इसे भी याद करें कि विचार जो है यही जो है आपको डायरेक्शन देता है कि आपको किधर जाना है, क्या करना है। तो आप जब सोचा करें तो वो विचार पॉजिटिव आप सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम दूसरों के बारे में तो उल्टा सीधा सोचते ही हैं, बल्कि हम अपने भी बारे में सबसे ज़्यादा बुरा सोचते हैं। ठीक है, दूसरों के बारे में तो मैं नहीं ही सोचती थी, मैं सबसे ज़्यादा अपने बारे में गलत सोचती रहती थी। लेकिन नहीं, हमें सबसे पहले खुद को बदलना है, तो अपना कर्म बदलना है। और पहला कर्म क्या है बदलने के लिए? विचारधारा। ठीक है, अपने विचार पहले बदलिए तभी आप बेहतरीन करेंगे। ठीक है, विचारधारा बदलना
तो पहला कर्म क्या है? विचार। हमारे विचार, हम अपने बारे में अच्छा सोचें और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें। ठीक है, दूसरों के बारे में तो सारे लोग अच्छे सोचते हैं और अपने बारे में उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। मैं तो वैसी ही थी। और लेकिन अपने बारे में भी अच्छा सोचें। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। तो पहला कर्म हमारा क्या है? विचार। और उसी से रिलेटेड देखो ये क्वेश्चंस, अगर हम सोशलॉजी बहुत ही गहराई में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो संस्थाओं के विकास का पहला चरण क्या है? विचारधारा। ठीक है, एकदम कनेक्ट करके एक आध्यात्मिक और सोशलॉजी से, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एलिमिनेट करती हैं एक दूसरे से। तो क्वेश्चन नंबर 43 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, सपोर्ट करते रहें ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिले, क्योंकि मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत हो जाती है कि बना रही हूँ, कोई देख नहीं रहा, लेकिन 2-4 बच्चे आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी फील हो रही है। तो उसी के लिए, उन्हीं के लिए ही समझ लीजिए एक तरह से कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे टेलीग्राम लिंक से अवश्य जुड़े और शेयर भी कर दें ताकि जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें यह वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।